आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिश्रा कोचिंग सेंटर पर। और आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो जो है वो भारत के निर्वाचन आयोग पर बनाने वाला हूँ कि इसके क्या कार्य होते हैं और ये किस प्रकार से अपने काम को अंजाम देता है, ये किस प्रकार की संस्था है और इसका हमारे संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब भारत तो एक लोकतंत्रात्मक देश बन गया था, तो ये डिसाइड कर लिया गया था कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होगा जहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव होगा एवं इसके राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव होगा। जो सरकार का प्रमुख होगा यानी गवर्नमेंट का प्रमुख पीएम होगा, जो देश के अंदर में होगा, सेंट्रल पावर होगा उसके पास, और राज्यों में उस राज्य की जो सरकार की जो शक्ति होगी वो वहाँ के मुख्यमंत्रियों के पास होगा। और इसके लिए चुनाव आयोग जो है वो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक चुनाव की प्रक्रिया से गुजरती है और उसका एक कार्य होता है कि उस राज्य में या फिर देश में चुनाव को सही तरीके से करवाना। तो देखते हैं हमारे संविधान में इसके बारे में क्या लिखा गया था और ये कब इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 जैन 1950 को हुई थी। इसकी स्थापना 25 जैन 1950 को हुई थी। और यह जो कार्य करेगा वो कैसे करेगा, किस प्रकार का कार्य है इसका, ये हम देख लेते हैं। तो यह एक ऐसी संस्था है जो स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है। स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में ये कार्य करेगी। ठीक है, और इसका कार्य जो है वो किस प्रकार से और होगा, इसमें इसका मुख्य एक तो ये किस प्रकार से कार्य करेगी, किस संस्था के रूप में कार्य करेगी वो मैंने लिखा। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से इसका कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था करता है। प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था करता है। देखो, इसके मैंने पहले बताया कि स्थापना यानी 25 जैन 1950 को इसकी स्थापना की गई और इसे संविधान में रखा गया है, हमारे संविधान में, जिसका एक कार्य जो है तो ये कैसा करेगी, स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य करेगी। और किस प्रकार के कार्य करती है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधियों को चुनने की व्यवस्था करवाती है ये। अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारे संविधान में इसका वर्णन है कहाँ पर। तो अनुच्छेद 324 से 329 तक में इसके कार्य और ये किस प्रकार से चुनाव करेंगे या इसके अधिकार क्या है वो सारे हमारे संविधान में वर्णित है। यानी कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसके बारे में वर्णित है कि कैसे कैसे कार्य करेंगे। तो इसके आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं अब अच्छे से। 324 जो है वो इसके कार्यों के दायित्व को पूरा करने के लिए करती है, यानी अधीक्षण, नियंत्रण। अनुच्छेद 324 में इसके दायित्वों के बारे में बताया गया है कि अधीक्षण करेगी, नियंत्रण करेगी एवं निर्देशन करेगी कि चुनाव कैसे करवाया जाएगा। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 325 आर्टिकल 325 में किया गया है कि यह एक मतदाता सूची तैयार करेगी पूरे देश में, जिन राज्यों में है उसमें मतदाता सूची तैयार करना है। लेकिन इस पर यह ध्यान देगी कि कहीं पर भी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। लिंग के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं घोषित करेगी। ये 325 में, यह अनुच्छेद 325 में लिखा हुआ है। आगे हम दो और देख लेते हैं। आर्टिकल 326
6। आर्टिकल 326 में इसका काम है कि लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा है ना प्लस राज्यसभा में वयस्क मताधिकार की सूची तैयार कर लेना। 325 और 326 में हम इतना कह सकते हैं कि किसे अयोग्य ठहराएगा, और इसमें हम कहेंगे कि किसके पास वयस्क मताधिकार है और या नहीं है, उसके बारे में 326 है। अब 327 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 327 जो है, वो है आपके विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में, विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में इसके पास एक शक्ति होती है कि चुनाव के संबंध में विधायिका द्वारा ये कानून बनवा सकती है। संबंध में संसद से कानून बना सकती है, कानून बनवा सकती है। देखो मैं अभी ये बता रहा हूँ, 4 अनुच्छेद है, 324 से 329 जो अनुच्छेद है उसमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में ये लिखा है। तो हम एक एक करके समझा रहे हैं। पहला कि इसका दायित्व है कि अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन करेगी, 324 है। 325 है मतदाताओं को अयोग्य नहीं ठहरा सकती है कि धर्म जाति के आधार पर अयोग्य नहीं ठहरा सकती है। 326वां है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में वयस्क मताधिकार की सूची तैयार कराकर चुनाव करवाना। 327 है विधायिका द्वारा चुनाव में संबंध से संसद में कानून बनाना। अब अगला आर्टिकल है 328। देखो हमारे संविधान के निर्माताओं ने बहुत ध्यान से सारे आर्टिकल को लिखा है। तो इसमें किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव, राज्य में विधानसभा चुनाव, राज्य में विधानसभा चुनाव, राज्य में विधानसभा चुनाव और करवाना, और कानूनी शक्ति इसके पास प्राप्त हो जाता है, कानूनी शक्ति प्राप्त होता है। ठीक है। और 329 जो आर्टिकल है उसमें लिखा गया है कि चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार का गठन। ये इतना अभी मैं क्लियर नहीं करूँगा, बाद में क्लियर कर दूँगा। चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए, अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार का गठन कर लेता है ये। ठीक है, यही है। तो हम अभी जो वर्तमान समय में जो है यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव, गोवा चुनाव, उत्तराखंड और मणिपुर का विधानसभा चुनाव है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से और किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधानसभा का चुनाव करवाती है, और किस प्रकार से चुनाव आयोग जो है चुनाव से कुछ समय पहले चुनाव आचार संहिता लगाती है, और इस चुनाव आचार संहिता में क्या क्या होता है ये हम आपको आज की इस वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है, देखो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की अधिसूचना से, है ना, राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है राष्ट्रपति अधिसूचना से। देखो प्रारंभ में इसके सिर्फ एक चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी की कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा एवं 2 चुनाव आयुक्त होंगे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 की एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे 1 अक्टूबर 1993 से हमारे देश में लागू कर दी गई। 1 अक्टूबर 1993 से पुनर्विचार करके इसे कानूनी तौर पर बना दिया गया कि अब एक मुख्य चुनाव आयुक्त बनेंगे देश में, एवं उसके कार्यों को सही तरीके से करने में मदद पहुंचाएंगे 2 चुनाव आयुक्त। तो हमारे देश में 1 चुनाव आयुक्त होंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, और 2 होंगी चुनाव आयुक्त और जो इनके कार्यों में मदद करेंगे। देखो वर्तमान में
जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा हैं और ये 24 में हमारे चुनाव आयुक्त हैं। अब आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ निर्वाचन आयोग का। मेन आज का जो ये वीडियो है इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ये रखा है कि आचार संहिता जब चुनाव आयोग लगाती है तो क्या किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाती है और किन के कार्य में किस प्रकार का बदलाव आ जाता है, ये हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं, है ना। देखो, जैसे ही किसी राज्य में चुनाव का ऐलान होता है, चुनाव आयोग जो है वो किसी राज्य में या देश में चुनाव आयोग का ऐलान करता है तो वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लग जाती हैं और कुछ शक्तियाँ जो हैं वो दूसरे के पास चली जाती हैं। तो अब हम उन शक्तियों के बारे में हम इस वीडियो में आगे देख रहे हैं। देखो, अभी 5 राज्यों में चुनाव है ना। आप लोग भी जान रहे होंगे, अभी सुन रहे होंगे। 5 राज्यों में जो चुनाव है वो यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है और गोवा है। ठीक है, ये इन 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने एक निर्णय लेगा कि हम चुनाव करवाएंगे। ठीक है, तो अब इसके आचार संहिता में क्या क्या नियम लग जाते हैं तो हम उसको देख रहे हैं। चुनाव आचार संहिता कि क्या क्या प्रतिबंध लगे हैं, किन की शक्तियों में किस प्रकार के बदलाव हैं। तो पहला जो है, अब क्या बदलाव आया है, सरकार सिर्फ कार्यवाहक रहेगी। सरकार सिर्फ कार्यवाहक के तौर पर कार्य करेगी। जब भी किसी भी राज्य में, मैं अभी चुनाव होने वाले हैं इसकी नहीं बात कर रहा हूँ, किसी भी चुनाव में चुनाव आचार संहिता लगता है तो निर्वाचन आयोग के कुछ कार्य हो जाते हैं जिसमें ये इस तरह के बदलाव आते हैं। सरकार सिर्फ कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकती है, रूप में कार्य करेगी। ठीक है, और दूसरा एक और हम देख लेते हैं। चुनाव का कार्य जो है आयोग और प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। चुनाव का कार्य अब आयोग यानी निर्वाचन आयोग एवं प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी में सिविल सर्विसेज एवं अन्य सर्विसेज से जुड़े हुए एग्जीक्यूटिव के अस्थायी सदस्य भाग लेते हैं जो चुनाव के कार्यों को संपादित करेंगे। ठीक है, परमानेंट जो होते हैं वो। अब इसमें अस्थायी या राजनीतिक तौर से जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, उसके मेंबर्स नहीं होते हैं। अब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है जिसमें चुनाव का कार्य आयोग एवं प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। देखो, अब इसके बाद जो भी नए उस राज्य में मंत्री हैं तो अब किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के जो पीछे बने हुए हैं, डेवलपमेंट के जो पहले से चल रहे कार्य जो हैं उन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। समझ में आ गया? नए प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं कर सकता है कोई मंत्री और डेवलपमेंट के कार्य जो पुराने चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। ठीक है, वास्तविक ताकत जो है पहले नेताओं के पास हो जाता था लेकिन अब वोटर्स के पास है। ये क्या ताकत है, कैसे और बदलाव आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो वोटर्स के पास आ जा रही हैं। चुनाव आचार संहिता में इन 4 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। अब हम थोड़े से इसके डिटेल भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि किस प्रकार से कार्य कर रही है।
तो इस प्रकार में हम आपको अभी जो है जो चुनाव आचार संहिता जो निर्वाचन आयोग लगाती है, तो सबसे पहले हम कार्य में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम कार्य देख रहे हैं, है ना, वो कार्य में सबसे पहले हम देख लेते हैं चुनाव आयोग का ही, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है। पहला है, देख रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है ये हम थोड़ा सा 2 कॉलम बना देते हैं कि पहले इनके पास क्या शक्तियाँ थी और अब क्या हो गई हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा समझाएंगे अभी आप लोगों को कि किसके कैसे कार्य बदलते चले जा रहे हैं। ठीक है, महज एक संस्था के रूप में कार्य करती थी, है ना, इसको ज़्यादा कोई चीज़ नहीं था संस्था के रूप में कार्य करना, सिर्फ एक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी, इसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। सत्ता और शासन नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं था। सत्ता और शासन नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगाता है तो इसके पास शासन की पूरी प्रणाली आ जाती है, यानी अब पूरी शासन प्रणाली है, अब पूरी शासन प्रणाली है। ठीक है, और अब जो है वास्तविक रूप में ये काम करेगी। ठीक है, शासन प्रणाली है केंद्र के तौर पर कार्य, शासन प्रणाली के केंद्र के तौर पर कार्य करना शुरू कर देती है। कार्य प्रारंभ कर लेती है। ठीक है, और इसका अब निर्वाचन आयोग का जो चेंज होता है, चुनावी संग्राम में रेफरी का भी काम करती है। रेफरी का काम करना, रेफरी मतलब होता है ध्यान देना कि कहीं पर चुनाव के नियमों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हम नॉर्मली जो है वो चुनाव आचार संहिता को हम समझा रहे हैं, तो क्या उल्लंघन होता है, कैसे उल्लंघन कर देते हैं ये नेता वोट पाने के लिए, तो ये हम किसी और वीडियोस में डालेंगे। नॉर्मली हम आज जो है वो चुनाव आचार संहिता में शक्तियाँ अब किसके पास हो जाती हैं ये हैं हम इस क्लास में, तो हम इसी को देखते हैं। तो पहले हमने देखा कि निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हो जाता है। अब मैं जो दूसरा देखने वाला हूँ वो है सरकार का। ठीक है, सरकार का भी देख लेते हैं, इसको भी पहले क्या था और अब क्या है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले क्या था और अब क्या है। चुनाव घोषणा से पहले ड्राइविंग सीट पर होती है सरकार, यानी ड्राइविंग सीट है, यानी कि सरकार चलाने की पूरी शक्ति इसके पास है, जिधर चाहेगी उधर मोड़ लेती थी। ड्राइविंग सीट पर होती है सरकार। ठीक है, और ये निर्णय लेने के लिए जो है इन लोगों के पास छूट होता है, और इनके कोई भी कार्य जो होगा मंत्रियों के कहने पर होता है, कहने पर होता है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर ये बैठा था पहले। अगर चुनाव से पहले की बात जो है सरकार एवं मंत्रियों के कहने पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सरकार और इसके मंत्रियों के कहने पर काम होता है। ठीक है, और अब क्या होगा, अब आप ये समझ सकते हो कि ड्राइविंग सीट पर कौन आ गया होगा। सरकारी ड्राइविंग जो सीट है वो छीन ली जाती है, यानी गाड़ी छीन ली जाती है। गाड़ी छीनने का मतलब समझ लेना कि सरकारी जो भी इसकी सुविधाएं मिल रही थी, अब वो किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये छीन ली जाती है। जैसे प्रचार करने के लिए गाड़ियों का प्रयोग करते थे, सरकारी महकमे का प्रयोग करते थे, तो ये सारी चीज़ें उनकी छीन ली जाती है जैसे ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता लगाया तो। ठीक है, अब देख लेते हैं, कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है सरकार। ठीक है, कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है, किसी चीज़ का उद्घाटन नहीं कर सकती है, यानी फीता नहीं काट सकती है। ठीक है, अब जनता को कोई आश्वासन भी नहीं दे सकती है। पहले बहुत सारे आश्वासन दिए जाते थे, जनता को कोई आश्वासन भी नहीं देना होगा। ये सारे चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाते हैं कि अब सरकार नहीं कार्य कर रही है, अब सरकार जो है वो निर्वाचन आयोग
जैसा कार्य कर रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक और देख लेता हूँ कि अफसर जो हैं, अभी मैंने बताया था कि प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उनके पास शक्तियाँ प्राप्त हो जाता है कि वह किस प्रकार से निर्णय लेगा और कैसे करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो अफसर चुनाव करवाते हैं, जो यानी अफसर के पास कैसी शक्तियाँ होती हैं। पहले थी, यानी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, और आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो कैसी हो जाती है। देखो, हर काम के लिए मंत्री के आदेश का, है ना, हर काम के लिए मंत्री के आदेश, हर काम के लिए मंत्री के आदेश का इंतज़ार करते थे अफसर लोग। ठीक है, दूसरा, मंत्रियों के आगे पीछे रहना पड़ता था। मंत्रियों के आगे पीछे रहना, आगे पीछे रहना। जब मन करे तब मंत्री जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग कर 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 क्या कर लेते थे, इनका तबादला कर देते थे, तबादला हो जाता था। ठीक है, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले की स्थिति है अफसरों की। लेकिन जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, यानी कि अब जो मंत्रियों के आदेश का इंतज़ार करते हैं, ये मंत्रियों के आदेश पर नहीं चलेंगे, निर्वाचन आयोग के आदेश को मानेंगे, आयोग के आदेश को मानेंगे, है ना, निर्वाचन आयोग के आदेश को मानेंगे। आयोग, अब इनका तबादला मंत्री या नेता नहीं कर सकता है, लेकिन आयोग तबादला कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। आयोग इनकी तबादला ज़रूरत पड़ने पर करेगी, पड़ने पर कर सकती है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर तबादला इसका हो सकता है, लेकिन सरकार, पहले की सरकार यानी कि जो है सत्तासीन मंत्री वगैरह जो थे वो बदल देते थे। अब ये बदलेंगे, लेकिन ये आयोग चाहेगी तब बदलेंगे। ठीक है ना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत बार हमारे देश में चुनाव के समय या चुनाव से पहले ऐसी बातें कह ली जाती हैं कि अफसर जो लोग होते हैं उनका साठ-गांठ जो है वो मंत्रियों के साथ बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके कारण वो कार्य सही ढंग से नहीं करें, ऐसी जनता का कहना होता है। लेकिन अब जो है कब ये अब किसी भी मंत्री के साथ दोस्ती जैसा संबंध नहीं रख सकते हैं, दोस्ती जैसा संबंध नहीं रख सकते हैं, पूर्ण पाबंदी हो जाती है और ये निर्वाचन आयोग उन पर लगा देती है। अगर उनका संबंध रहता है तो इसकी जांच पड़ताल करवा करके निर्वाचन आयोग उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। ये देखो, मैं अभी ये जो वीडियो में हूँ, इसमें हम चुनाव आयोग और आचार संहिता के बारे में देख रहे हैं। तो अब इसमें कुछ और पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये 3 चीज़ें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके 2 पॉइंट और मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि कार्य कैसे हों। ठीक है, पहला मैंने बताया कि निर्वाचन आयोग के कार्य कैसे कैसे हो जाते हैं, पहले कैसे होता रहता है, और आचार संहिता लागू होते ही इसकी कार्य में कैसे बदलाव आ जाता है। दूसरा मैंने बताया कि सरकार कैसे कार्य करते रहती है चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले। और तीसरा मैंने बताया कि जो अफसर होते हैं, आला अधिकारी जो होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनके कार्यों में भी कुछ बदलाव आ जाते हैं, अर्थात वो सरकार के कहने पर अब इधर उधर नहीं होते हैं, किसी भी आदेश के लिए इंतज़ार नहीं करते हैं। अब जो भी करता है वो निर्वाचन आयोग करता है। अब इसमें कुछ और हम देख लेते हैं। नेता, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नेता के साथ क्या हो जाता है, पहले और अब में क्या बदलाव आ जाता है। देखते होगे आप लोग, जो है वो देखते होगे कि जब वो कोई भी नेता सरकार में बना रहता है, मंत्री के पद पर रहते हैं, तो इनके जीभ जो है ना हमेशा फिसल जाते हैं और किसी की भी बखिया उखड़ करके रख देते हैं। जो अच्छे शब्द नहीं हैं, जुबान इनके फिसलते रहते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये ऐसे हैं जो पहले हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति का बखिया उखेड़ते रहते हैं। बखिया मतलब होता है कुछ भी बोल देना, बखिया उखेड़ते रहते थे, है ना, उखेड़ते रहते थे। ठीक है। और दूसरा था कि जाति धर्म के आधार पर ये हमेशा ऐसे ऐसे भाषण देते रहते थे, जैसे अभी आपने सुना होगा जीतन राम मांझी का भी एक सुना होगा, या राम मंदिर पर बंटवारा हो रहा था, तो जाति धर्म के आधार पर भड़काऊ भाषण देते रहते हैं,
भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, है ना, जिससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। भाषण देना या अपील करना, यहाँ पर भाषण की जगह पर अपील भी हम लिखें तो ज़्यादा बेहतर शब्द है। भाषण देते रहते हैं या अपील करते रहते हैं क्योंकि ये सत्ता में होते हैं। लेकिन चुनाव आचार संहिता लगते ही इनकी इन सारी स्थितियां पर बहुत ही ज़्यादा निगरानी करने लग जाता है चुनाव आयोग, और इनकी एक छोटी सी गलती भी इनको परिणाम में काफ़ी बड़ी दिक्कत कर सकता है। जुबान का फिसल जाना या अपशब्द जो प्रयोग करते थे, है ना, अपशब्दों का जो प्रयोग करते थे, इस पर काफ़ी नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो आयोग जो है कोई भी कदम उठा सकती है और केस दायर हो सकता है इनके ऊपर, ठीक है। और दूसरा है कि संयम बरतना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये धर्म जाति के आधार पर कभी भी बंटवारा नहीं कर सकते हैं, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों पर विशेष ध्यान है। नेता जो है इनके अलग ही रूप होते हैं, अलग ही चीज़ें होती हैं, तो इनके भी कार्यों में बदलाव होता है। अब हम नेताओं पर भी केस लग सकता है जो चुनाव आयोग कर सकती है। अब देखो एक चीज़ और है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट है जो लोकतंत्र में है, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, जो आपकी लिखी हुई है पैरम्बल में, उस पे उद्देशिका में जो शब्द प्रयोग है हम भारत के लोग में, तो हम यानी हम कौन है, यहाँ पर वोटर्स हैं। अब इसके महत्व में किस प्रकार के बदलाव आता है ये समझना ही बहुत ज़रूरी है, और हम एक वोटर्स के तौर पर हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों पर भी देखना चाहिए थे। ये भी देख लेते हैं। तो पहले इनकी स्थिति और अब इनकी स्थिति में क्या होता है। तो पहले थे क्या, याचक, यानी मंत्रियों के पास अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए जाते रहते थे, घूमते रहते थे कि मेरे कार्य होंगे। तो याचक हैं तो ऑब्वियसली है सामने वाला सुनेगा, कभी काम कर दिया और कभी नहीं करेगा, उसका अपना निर्णय है। तो ये पहले याचक होते थे, ठीक है ना। नेता के पास फरियाद के लिए जाते रहते थे कि मेरी फरियाद सुन लो, सुन लिया तो बहुत अच्छा, नहीं सुना तो जय, है ना। इस प्रकार से दरबार में फरियाद के लिए किसके पास जाते रहते थे, नेता के दरबार में, ठीक है। अब एक चीज़ है, केवल नेताओं और मंत्रियों का सुनते थे। मतलब कि इनको सुनना पड़ता था, सुना नहीं सकते थे, सुनना पड़ता था, सुना नहीं सकते थे, है ना, कि आप गलत हो, ये है वो है। बहुत बार तो नेता जो होते थे सरकार में, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके कुछ भी चीज़ें कर सकता था, वो हम बाद की क्लासेस में बताए थे। बोलने के अवसर बहुत कम ही थे, यानी कुछ बोल नहीं सकते थे ये वोटर्स, बोलने के अवसर कम होना। लेकिन जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगा, सारी की शक्तियां सीमित की गई, वहीं पर हम यानी वोटर्स की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, वो अपने कार्यों का कर सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है प्रजातांत्रिक देश है, अर्थात सही अनुभव चुनाव आचार संहिता के समय ही हम वोटर्स को लगता है कि हम मालिक जैसे हैं, और हमारे एक वोट के लिए ये नेता लोग याचक बन गए हैं, है ना। क्योंकि हमारी एक वोट की महत्व से उनका जीत हार का फैसला होता है, और उनके कार्य क्या थे ये हम चीज़ कर सकते हैं। अर्थात याचक बन गया, यानी ये अब फरियाद लेके आएंगे कि अगली बार फिर से हमें ही मौका दें, अगली बार फिर से हमें ही मौका दें सत्ता में आने के लिए, है ना, सत्ता में आने के लिए फिर से हमें ही मौका दें। फरियाद है तो फरियाद को अभी मैंने बताया नेता का डिपेंड करता था कि वो पूरा करेगा कि नहीं करेगा। तो अब वोटर्स के पास भी है वैसी शक्ति जो सरकार को निर्माण कर सकती है, सरकार का निर्माण कर सकती है, अर्थात उसके फरियाद को सुनेगी या नहीं सुनेगी, कौन सा नेता अब जो है वो सत्तासीन होगा, या निर्णय लेने का अधिकार जो है हम यानी वोटर्स के पास आ चुका है, ठीक है ना। इसमें ये नेताओं के साथ बोल भी सकता है ना, बोल सकता है। यहाँ पर कम टाइम मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरे तरीके से रख सकता था, ठीक है, बोलने के अवसर इसको प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ बता रहे हैं कि देखो हमेशा हर कुछ वर्षों में भारत में तो साल के अधिकांश समय में चुनाव होते ही रहते हैं। कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यसभा चुनाव, कभी आपके मुखिया का चुनाव, कभी आपके वार्ड का चुनाव।
लेकिन हम वोटर्स की शक्ति यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस लोकतंत्रात्मक देश में हम ही लोग शक्तिशाली हैं। और किस प्रकार से हम लोग शक्तिशाली हैं? जब यूनिटी में हो, तब एकता में रहेंगे, तब हम अपने क्षेत्र का विकास करने में हम लोगों की भी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जितना एक चुनाव के बाद बना हुआ नेता का। उस क्षेत्र में रहने वाली जो जनता होती है, उस जनता का ने कैसे व्यक्ति को चुना है नेता, इस पर डिपेंड करता है उस राज्य का विकास। अब कभी भी चुनाव आचार संहिता लगी, आपके क्षेत्र में चुनाव आने वाले हैं कुछ राज्यों में, कुछ ही दिनों में सुनोगे कि अनाउंसमेंट हुआ है, तो आप अपने इन शक्तियों का प्रयोग करें, एक मालिकाना जैसा व्यवहार करें। आपकी एक ही वोट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक वोट तब इम्पॉर्टेंट है जब उस वोट में एकता के साथ अगर कुछ बदलने की क्षमता आ जाए और विकास के दौर पर हम लोग आगे बढ़ने की विचार आ जाएं। आप अब विचार कीजिएगा कि हम किस समय किसको वोट देंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया और आपको लगे कि ये वीडियो के द्वारा हम किसी दूसरे लोगों को भी आचार संहिता समझा सकते हैं, चुनाव आचार संहिता क्या है, तो इस वीडियो को आप अपने YouTube पर या फिर Instagram पर कहीं पर भी इसके शेयर करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और वो भी एक मालिक जैसा कुछ महसूस करें कि इस देश में सिर्फ हमारे पास ये ताकत नहीं है कि हम सिर्फ अपने पर शासन करने वाले को चुन सकते हैं। हमें यह भी अंदाज़ा है कि अगर हम एकता में आ जाएंगे तो इस विकास की डोर हम लोगों के हाथ में है। तो कैसा नेता चुनेंगे, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हमें गौर करना है और बाकी की चीज़ों पर भी बताए हैं हम। थोड़ा आपके कंपटीशन पेपर के लिए और कमिंग पेपर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, शेयर करें। ओके, अब हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं।